गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का आपका असाइनमेंट नंबर 84 बोथ मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है आज का, यूनिटी अमॉन्ग द रिबल्स। विद्रोहियों के बीच जो 1857 की क्रांति हुई उसमें विद्रोहियों के बीच जो एकता है वो आज का आपका टॉपिक है। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, यूनिटी अमॉन्ग द रिबल्स। हम सब जानते हैं 1857 की क्रांति हमारे लिए कितने मायने रखती है, और 1857 की क्रांति के अंदर जो उनके बीच में विद्रोहियों के बीच कितनी बड़ी एकता थी उस चीज़ को हमें फोकस करना है। द रिबल्स रिपीटेडली अपील टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इसका ये पता चलता है कि जब भी उन्होंने कभी उद्घोषणा की या आह्वान किया तो सभी वर्गों के लोगों से किया। ऐसा नहीं था कि किसी एक वर्ग के लोगों का आह्वान किया हो, ऐसा नहीं था। सभी जातियों के, सभी समुदायों के, सभी धर्मों के लोगों को, सभी वर्णों के लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया कि 1857 की क्रांति 31 मई 1857 को होने वाली है और उस दिन तक अपनी तैयारी करें और अंग्रेज़ों का जो फिरंगी शासन है उसको समाप्त करना है, डू एंड डाई की सिचुएशन तक जाना है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव कल्चर। इसमें ये जाहिर होता है कि बेशक हिंदू और मुस्लिम अलग अलग समुदाय होते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के समय पर उनके बीच में फूट डालने की भी कोशिश की गई। लेकिन विद्रोहियों ने एक मैसेज दिया इन लोगों को कि जब हम मुग़ल शासन के दौरान हम हिंदू और मुस्लिम भाईचारे के तहत रह सकते हैं, और उस समय एक आदर्श व्यवस्था होती थी, आपस में हिंदू मुस्लिमों की मदद करते थे, मुस्लिम हिंदुओं की करते थे, और आपस में एक दूसरे के आना जाना भी होता था। तो ये अब कौन सी बात तो हो गई जो हम आपस में संबंध खराब करें, ये हमारे अपने देश का मामला है, हमारे देश को हम चाहते हैं, राष्ट्रवाद की जो भूमिका में हमें अग्रणी भूमिका निभानी होगी और अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकालना होगा। इसके अंदर ये बात बताई गई है, यानी सहयोगात्मक जो संस्कृति का विकास उस समय इनकी वजह से, विद्रोहियों की वजह से हुआ। इक्वल पार्टिसिपेशन, इसमें ये पता चलता है कि ऐसा नहीं था कि किसी धर्म के समुदायों ने या किसी धर्म के अनुयायियों ने तो हिस्सा लिया और किसी धर्म के अनुयायियों ने हिस्सा नहीं लिया। मेजॉरिटी जो धर्म के होते थे हमारे इंडिया के अंदर उस समय पर, हिंदू और मुस्लिम, तो हिंदू ने भी बड़ी भारी संख्या में हिस्सा लिया और उसी तरीके से मुस्लिमों ने भी अपनी संख्या के हिसाब से पार्टिसिपेशन किया। तो इससे साफ जाहिर हुआ कि किसी तरह का कोई भेद उनके बीच नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भी अंग्रेज़ों के साथ में कोई ज़्यादा घुल मिल रहा है, दूसरा नहीं घुल मिल रहा है। वो दोनों ही वर्ग मतलब एक जैसा ही संबंध अंग्रेज़ी सरकार के साथ में रखते थे और उनके बीच में फूट डालने की कोशिश करते थे, तो उनको दरकिनार किया जाता था, नज़रअंदाज किया जाता था। ग्लोरीफाइड द कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ अंडर द मुगल एम्पायर। यहाँ मुगल साम्राज्य के दौरान किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम लोग एकता का प्रदर्शन करते थे, आपस में मिलजुल कर रखते थे और उनके बीच में मेल जोल बहुत अच्छा था। तो उसकी आदर्श व्यवस्था को फिर दोबारा से लाने के लिए विद्रोही सब लोगों के सामने आदर्श प्रस्तुत करते थे। नेक्स्ट है आपका टॉपिक नंबर 2, रिवोल्ट पर्टिकुलरली वाइड स्प्रेड इन अवध। अवध के अंदर विशेष तौर पर जो विद्रोह था बहुत तेज़ी से फैला। उसके कई रीज़न हैं, हम आपको बताते हैं इसकी बैकग्राउंड के विषय में। अवध के नवाब वाजिद अली शाह होते थे और नवाब वाजिद अली शाह को लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति का शिकार होना पड़ा। उनको उससे पहले सहायक संधि उन पर थोपी गई थी। सहायक संधि के तहत वहाँ पे एक रेजिडेंट उनके दरबार में छोड़ दिया गया था और उसमें उनके खिलाफ गलत निष्कर्ष निकालते हुए कि कुशासन का आरोप लगा करके वाजिद अली शाह को अवध से निष्कासित कर दिया गया। उन्हें कोलकाता ले जाया गया और जब लखनऊ से उन्हें निकाल करके कानपुर के रास्ते उन्हें ले जाया जा रहा था, तो लखनऊ से चल करके और कानपुर तक लोग उनके साथ साथ आए और रोते बिलखते हुए आए। उनके प्रति लोगों में बहुत अगाध आस्था थी। अंग्रेज़ों ने आरोप लगाया कि ये जनता में लोकप्रिय नहीं है, जबकि हो उल्टा रहा था। वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे, आम जनता उनको बहुत अच्छे से समझती थी, अपना अच्छा शासक मानती थी। और अंग्रेज़ों की जो सोच थी वो इस अवध पर इसीलिए टिकी हुई थी क्योंकि अवध को ये लोग एक
ग्लास फल मानते थे, यानी एक चेरी मानते थे कि जो उनके अपने मुख में कभी भी गिरेगा, वो ये मानते थे। लॉर्ड डलहौजी ने एक बार ये कथन भी दिया था कि ये गिलास फल कभी ना कभी हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा, और वो उस चीज़ को अब लेना चाहते थे। अवध की जो ज़मीन थी बहुत अच्छी थी, वहाँ के लोगों के जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स थे वो काफ़ी अच्छे थे। उनको लगता था कि अवध से हमें ज़्यादा इनकम सोर्सेज हमें प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने अवध को अपने नियंत्रण में लेना ठीक समझा और वहाँ पर मनचाही मनमाफिक नीतियाँ वो लागू कर सकते थे। यहाँ हमने आगे बता दिया था आपको, नवाब वाजिद अली शाह वॉज रिमूव्ड ऑन द चार्जेस ऑफ मिस गवर्नेंस, कुशासन का आरोप लगा करके, और नवाब वाजिद अली शाह को उनके पद से हटा दिया गया। और एक ये भी आरोप लगाया गया कि ये जनता में लोकप्रिय भी नहीं है। तो दो आरोप लगाए गए, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो अंग्रेज़ों की धोखेबाज प्रवृत्ति थी वो इससे भी पता चलती थी। रोल ऑफ पीजेंट्स, ताल्लुकदार एंड जमींदार। हम जब भी अवध के बारे में जानते हैं तो अवध में किसानों के साथ में क्या किस तरह के हालात थे, ताल्लुकदार के विषय में किस तरह के हालात थे, और जमींदार के विषय में किस तरह की उनकी कंडीशंस थी। किसानों के हालात बहुत बुरे थे। किसानों को पहले काफ़ी अच्छी बचत हो जाती थी जब वाजिद अली शाह का शासन था, लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों ने अपने नियंत्रण में इसे लिया तो उन्होंने पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था को बेडोल कर दिया और लोगों की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से प्रभावित हो गई। पहले लोग ताल्लुकदारों के संपर्क में रहते थे, ताल्लुकदार विपरीत परिस्थिति में किसानों की हेल्प भी कर देते थे, लेकिन अंग्रेज़ कभी भी नरम रुख नहीं अपनाते थे। जैसे ही डिपॉजिट करने का समय आ गया तो उसको डिपॉजिट करना है, उसमें कोई छूट कोई डील वाली बात नहीं होती थी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन नीलाम होने के चांसेस बन रहे थे। किसानों की बहुत बड़ी मात्रा में जागीर जो थी वो जा रही थी। इसके अलावा ताल्लुकदारों का भी यही हाल था, उनको कई कई गांव उनको दिए जाते थे जागीर के रूप में, और अगर वो समय से डिपॉजिट नहीं करा पाते हैं कलेक्शन को या भू राजस्व को, तो उनकी ज़मीनें भी नीलाम करके दूसरों को दे दी जाती थी। एक अनुमान के तहत एक आंकड़ा मिलता है जिसमें जो अगर हम वाजिद अली शाह के समय की बात करें तो 67% जो गांव थे ताल्लुकदारों के अंडर कंट्रोल होते थे, लेकिन अब अंग्रेज़ों के राज में ये 38% ही उनके अंडर कंट्रोल रह गए थे। इस तरह की बढ़ती हुई विषमता को आप देख सकते हैं, आर्थिक कितना बड़ा अंतर उन पे आ चुका था। पहले कितना ज़्यादा महत्व था और अब उनका महत्व धीरे धीरे कम हो गया था। अंग्रेज़ उनकी शक्तियों को धीरे धीरे कम करना चाहते थे। कुछ ऐसे भी ताल्लुकदार थे जो बड़े ताल्लुकदार थे, उनके पास में 10 से 12 हज़ार तक उनके सिपाही होते थे। वे अपने खुद के सैनिक रखते थे, उनका दबदबा होता था सोसाइटी में, आम लोगों के साथ उनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे, किसान भी उनका आदर करते थे। लेकिन कुछ छोटे जो ताल्लुकदार होते थे तो 200 जवान उसके पास भी, सैनिक उसके पास भी अवेलेबल होते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में नियंत्रण लिया तो उन्होंने पूरी तरीके से इनको कमज़ोर करने की कोशिश की। दुर्ग जो बने हुए थे, इनके किले बने हुए रहते थे, उन किलों को ध्वस्त कर दिया। इनके जो सैनिक वगैरह होते थे उनको, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया, और इससे मतलब ताल्लुकदार बिल्कुल लाचार बन गए। यानी ऐसे लाचार जो पहले कभी भी इस तरह की लाचारी उनकी नहीं रहती थी। वे हमेशा ही ज़मीनों के मालिक रहते थे, शान और शौकत की ज़िंदगी जीते थे और एक कड़ी का काम करते थे किसान और शासक के बीच में, और अब उनकी वो अहमियत नहीं रह गई थी। इसके अंदर एनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध को कुशासन का आरोप लगा करके वाजिद अली शाह को हटा दिया गया। उनके बेटे को मौका नहीं दिया गया, उनकी वाइफ को मौका नहीं दिया गया। उनकी वाइफ का नाम बेगम हज़रत महल और उनके बेटे का नाम ब्रिजिस कादिर होता था। इसके बाद आगे है डिस्पोजेस द ताल्लुकदार। ताल्लुकदारों ने खूब अपनी तरफ से कोशिश की कि किसी तरह से संबंध सुधर जाएं, लेकिन ऐसा कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला और अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ सख्ती को कंटिन्यू बनाए रखा और उनकी सभी तरह की शक्तियाँ धीरे धीरे छीनते चले गए और पहले जैसे हालात फिर दोबारा से नहीं हो पाए। बिफोर एनेक्सेशन ताल्लुकदार हेल्ड 67% विलेजेस। ताल्लुकदारों के पास जब इन्हें वाजिद अली शाह के शासनकाल के समय 67% गाँव इनके अपने अंडर कंट्रोल होते थे, लेकिन बाद में ये संख्या धीरे धीरे कम आती आती 38% पर आ गई। इसके अंदर ये दोनों टॉपिक आपको फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, यूनिटी अमंग द रिबल्स, विद्रोहियों के बीच में जो एकता वाली बात कैसे कैसे हमें पता चलती है।
रिबल्स रिपीटेडली अपील टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। विद्रोही लोग जब भी किसी से आह्वान करते थे या घोषणा कोई करते थे तो सारे समाज के लिए घोषणा करते थे, किसी एक वर्ग के लिए नहीं करते थे कि भी हिंदुओं को बोला गया है या मुस्लिमों को बोला गया है, पूरे समाज को मोटिवेट करते थे। यहाँ इससे ये दिखाने की कोशिश होती थी कि सारे समाज को एक ही नज़र से देखते हैं और उनमें एकता का भाव देखना चाहते हैं। कोऑपरेटिव कल्चर, यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम समाज का आपस में एक दूसरे को सहयोग वाली प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। इसके अंदर ये बताया गया कि जो विद्रोही होते थे, चाहे वो हिंदू समाज से बिलोंग करते हो, मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हो, दोनों में आपस में कोऑपरेटिव नज़रिया रहता था, एक दूसरे की मदद करते थे, भ्रम बहकावे में नहीं आते थे। अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति का उन पर इतना बड़ा कोई असर नहीं था। इक्वल पार्टिसिपेशन, यहाँ पे ये बताया गया है कि मुस्लिम और हिंदू बराबर की भागीदारी कर रहे थे 1857 की क्रांति में, आगे बढ़ करके अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे, अंग्रेज़ों को मार भगाना चाहते थे। ग्लोरीफाइड द को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ अंडर द मुगल एम्पायर। मुगल शासन के दौरान जिस तरीके की मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में जो भाईचारा था, आपस में मेलजोल था, उस मेलजोल को फिर दोबारा से जनता के सामने प्रेरणा के रूप में रखते हुए और ये एक आदर्शवादी व्यवस्था का निर्माण विद्रोही लोग चाहते थे। इससे ये पता चलता है कि रिबेल्स के बीच में यानी विद्रोहियों के बीच आपस में एकता बहुत मजबूत थी और वो आपस में एक दूसरे से सह संबंध के आधार पर जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है रिवोल्ट, जो पार्टिकुलरली वाइड स्प्रेड इन अवध। अवध के समय, अवध में जो 1857 की क्रांति थी उसमें जोर शोर से वहाँ पर विद्रोह देखने को मिला, क्योंकि वहाँ आम जनता से लेकर किसान, जमींदार, तालुकदार, यहाँ तक कि शासक, अधिकारी, सब लोग अवध के अंदर अंग्रेज़ों को हटाना चाहते थे और आम जनता के अंदर हमारे अपने देश के देसी शासकों को वो लोग पसंद करते थे। जैसे वाजिद अली शाह को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था, लेकिन उल्टा अंग्रेज़ों ने उन्हें कुशासन का आरोप लगा करके हटाया, तो उससे लोगों की सहानुभूति उनके प्रति कम होने के बजाय और ज़्यादा हो गई, उनके प्रति हमदर्दी उनकी और ज़्यादा बढ़ गई। नवाब वाजिद अली शाह वाज रिमूव्ड ऑन द चार्ज ऑफ मिस गवर्नेंस। उन पर कुशासन का आरोप लगा करके हटाया गया था और इस तरह की एक उन पर लांछन लगाना गलत था। जनता भी इस चीज़ को गलत मानती थी और उनके प्रति समर्पित थी। रोल ऑफ पीजेंट, तालुकदार और जमींदार। इसके 1857 की क्रांति में किसानों ने, तालुकदारों ने, जमींदारों ने अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार को खत्म कराने के लिए, इस व्यवस्था को खत्म कराने के लिए, फिरंगियों के शासन का अंत करने के लिए एकजुट होकर के 1857 की क्रांति में भाग लिया। किसानों पे जैसे कि उन पे टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, भू राजस्व ज़्यादा वसूल किया जा रहा था, उनके हालात अच्छे नहीं भी होते थे, तब भी उन्हें वो जमा कराना पड़ रहा था। इससे उन पे आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा था और किसान की हालत पहले से ज़्यादा और भी ख़राब हो गई थी। तालुकदारों के हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे, उनकी भी जागीरों को, पहले जितनी जागीर उनके पास थी अब उनके पास इतनी जागीरें नहीं बची थी, ज़्यादातर जागीरें नीलाम हो चुकी थी। जमींदारों के हालात भी इसी तरह के थे। जमींदारों के साथ में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था उनसे लागू की गई और धीरे धीरे करके उनकी जागीरों को भी लूटा गया। अनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध को सम्मिलन ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर कर लिया गया, जोर जबरदस्ती कर लिया गया और उनके बेटे को उनका एक तरह से जो अधिकार उन्हें मिलना चाहिए था वो भी उन्हें नहीं मिल पाया। यानी इनका बेटा बिरजिस कादिर उस समय शासक बन सकता था, उनकी वाइफ को ये मौका मिल सकता था, लेकिन नहीं दिया गया। डिस्पोजेस द तालुकदार, तालुकदारों को उनके शक्तियों को छीन करके उनको कमज़ोर और पंगु बना दिया गया। अब वो वो इतने सक्षम नहीं रहे जितना कि पहले होते थे। उनके सैनिक जो वो रखते थे, यानी सेना अपने साथ में रखते थे, उनकी सेना को भंग कर दिया गया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो धीरे धीरे नीलाम करके उनको कमज़ोर बनाया गया। ये सोची समझी चाल के तहत किया गया। तालुकदार बताते हैं कि उनके पास में 67% गांव होते थे जब वाजिद अली शाह का शासन था, लेकिन उनके जैसे ही अंग्रेजी राज शुरू हुआ तो उनके पास में अब केवल 38% गांव ही रह गए जिनसे वो टैक्स कलेक्शन का काम कर सकते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि धार्मिक, आर्थिक, विभिन्न तरह के रीजन हमारे सामने हैं जिनसे पता चलता है कि भी लोगों के बीच 1857 की क्रांति को लेकर काफ़ी जोश था, लेकिन उत्तरी भारत के लोगों तक ही ये सेंट्रलाइज रही, दक्षिण भारत के लोगों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला। इस वजह से इसका परिणाम सकारात्मक हमारे लिए नहीं रहा। इसके अंदर ही आपको ये दोनों टॉपिक आपको रीड आउट करने हैं, अच्छे से रिवाइज करने हैं, नोटबुक कंप्लीट करनी है और आपका जो 12th आर्ट्स का है वो 28 का हिस्ट्री का एग्ज़ाम है।
उसके लिए आपको तैयारी करनी है। इसमें आज का आपका टॉपिक यूनिटी अमंग द रिबल्स है और इसको अच्छे से आपको रिवाइज करना है। धन्यवाद।